अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ़ करवाते चलें। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अहम मौजू पे आज फिर कौम से ख़िताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने फरमाया कि मगरब को जितना वो समझते हैं कोई नहीं समझता जी। बिल्कुल जो है वो मगरब को वो समझते हैं ज़्यादा। अब हम उसके हवाले से अगर कोई फ़िक्रा कहें तो अरसलान साहब को इतराज़ हो जाएगा। अरसलान साहब अपने ससुराल से ज़्यादा बंदा किस जगह को समझ सकता है? तो उनके तो 2 दफ़ा के ससुराल हैं मगरब में, तो वो सही फरमाते हैं। उन्होंने कहा जी मगरब को मैं समझता हूँ और उनसे कैसे डील करना है वो मुझे पता है। अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि 4 जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं, जबकि उनसे एक दिन पहले मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा 6 अफराद के जाँ बहक होने की इतला दे चुकी थी। यकीनन मेरा ख्याल है कोई कम्युनिकेशन का गैप होगा। और पुलिस एहलकार और आम जो हैं लोग जो जाँ बहक हुए हैं दूसरी साइड से, सिविलियन साइड से, वो इसके अलावा हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इसको वही जो हमने अपने 2 प्रोग्रामों पहले एक बात कही थी और वो ये थी कि ये एक रेजोल्यूशन पास होना थी इस हवाले से और फिर मामला ओआईसी की तरफ लेके जाया जाना था। रेजोल्यूशन ही पास नहीं की हमने या पेश नहीं की हमारी हुकूमत ने कौमी असम्बली के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन की जो कोई भी पार्टी इस रेजोल्यूशन की मुखालफत करती, लेकिन वो रेजोल्यूशन पास करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी क्योंकि मुआहदा जो था उसके ऊपर हुकूमती मुज़रा के दस्तखत थे। इसलिए हुकूमत ने रेजोल्यूशन नहीं पास की तो मामला ओआईसी की तरफ रेफ़र नहीं हुआ और यूं फिर मामला बिगड़ते गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया पे इसका जिक्र करने पे पाबंदी है और हम इसके हवाले से कोई बात नहीं कर सकते कि क्या वाक़या हुआ मुल्तान रोड के ऊपर, वहाँ पे कितने लोग जहाँ बहक हुए और कितने पुलिस वाले जो थे वो शहीद हुए और कितने लोग जो थे वो उनको कैप्चर किया गया और वो क्या हुआ। अगरचे हुकूमती ज़ोमा ने ये सारी बातें अपने अपने वीडियो क्लिप्स में बयान कर दी हैं। शेख रशीद साहब ने बता दिया हमें कि 8 पुलिस वाले, 2 रेंजर्स के एहलकार और 1 डीएसपी जो थे वो मुजाहिरीन की कस्टडी में थे जो हमने वापस ले लिए, लेकिन हम इस बात को नहीं रिपोर्ट कर सकते। जितना कुछ उन्होंने कहा है उसी पे गुजारा किया जाए। इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो मैं से शुरू हुई और मेरे पे ख़त्म हो गई। इसके अलावा उसमें क्या था ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर और पिंडी की बात करें तो हम सहाफ़ी अपना इकनॉमिक जर्नलिज़म के अंदर कहा करते हैं कि अगर बल्क की मार्केट जो हैं, जो मेन सप्लाईज़ की मार्केट जो हैं वो बंद हैं तो इसका मतलब है कि हड़ताल है। तो वो हड़ताल तो आज थी लाहौर के अंदर। हमने देखा कि सुबह 3 बजे तक तो कोई खातर खा दुकानें हमें वहाँ पे मेन सप्लाईज़ की जो मार्केट थी वहाँ पे खुली नज़र नहीं आई। और फिर भी जो खुली वो कमोडिटी के ऑपरेशन की मार्केट्स नहीं थी, बल्कि वो रमज़ान रिलेटेड या अफ्तारी रिलेटेड दुकानें थीं जो खुली और वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कारोबार देखा गया। इसका मतलब ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो रोयत हलाल कमेटी में हों या ना हों, उनकी असर पजीरी और उनका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक कायम है। और ना सिर्फ के कायम है बल्कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी उनकी सपोर्ट में उतर आए हैं। जब तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसकी कॉल नहीं दी तब तक बाकी जमातें भी, बाकी मजहबी जमातों की बात हो रही है, वो चुप करके बैठी रही। लेकिन जैसे ही वो आए तो फिर उनकी सपोर्ट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और उनसे पहले जमात इस्लामी के सिराजुल हक भी उतर आए। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ ने इसके अंदर इंतहाई पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उन्होंने इस सिचुएशन से उस तरह का फ़ायदा उठाने की कतन कोशिश नहीं की जैसा फ़ायदा पीटीआई ने उठाया और हर चिंगारी के ऊपर पेट्रोल डाल के आग बुझाने की कोशिश की और इसका पॉलिटिकल गेन किया जी। बाकायदा ये ख़त्म नबूवत के मुजाहिद थे और आज जो ट्रेंड चलवाया है पीटीआई की 420 लाख की टीम ने वो भी यही है, इमरान खान ख़त्म नबूवत का मुजाहिद। और ये जो पत्ता है ये हमेशा पीटीआई या पीटीआई वालों ने खेला है जी, और अपोजिशन की पार्टियों ने इसके ऊपर नहीं उठाया। ये हमारे आज के 2 मौज़ूआत और मेरी तरफ से उनका तारुफ़ और आज के मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाते चलें। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं
मियाँ हबीब साहब। मियाँ साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं और रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका तशरीफ़ लाने का। आज नाराज़ हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। रोज़ा खोलने के बाद इसी तरह ही हो जाता है। हाँ, रोज़ा खोलने के बाद इस तरह हो जाता है, वरना जो रवायती मुस्कुराहट थी वो मुझे नज़र नहीं आई मियाँ साहब की, तो इसलिए मैंने कहा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, और हमारे प्रोग्राम में आप इनको मुस्तकिल देखते हैं। और इस्लामाबाद से हम ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं वो हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा दिन के। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ भट्टी साहब से शुरू कर लेते हैं। भट्टी साहब, आज जो सिग्निफिकेंट बात थी आज के दिन की, वो ये थी कि लाल मस्जिद के जो आपके लाल मस्जिद कह रहा हूँ, लाल हवेली के जो आपके दोस्त हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा मुजाहरा, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा मुजाहरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक ठाक गाना शाला पहिया ने, हाँ जी, और बटे शटे नहीं चले, लेकिन ये है कि बाकी सब कुछ हो गया है, लोगों ने अपने सेंटिमेंट का इजहार कर दिया। कैसा रहा जी आज वज़ीर आज़म का कौम से खिताब जो है? रिजवान साहब, ये जो खिताब था प्राइम मिनिस्टर का, एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क के अंदर एक इज़्तिराब था, बेचैनी थी, और वाक़यात बदअमनी के हुए एक तहरीक जो कि चली थी, उसके खिलाफ रुकावटें डाली गईं और फिर ताकत का इस्तेमाल हुआ दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी, और जो तहरीक के कारकुन थे वो भी कंट्रोल ना रख सके। तो देखें, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कौम एक ऐसे खिताब की तवक्को कर रही थी जो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो, और जो जिसको सुनने के बाद जो है लोग शांत हो जाएं, लोग पुरसकून हो जाएं, और उनको समझ आ जाए कि मुल्क के अंदर एक ऐसी लीडरशिप है या हुकूमत है जो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, चला रही है, और उनके लिए अब खतरे की कोई बायस चीज़ नहीं है, और कल से वो अपना कारोबार कर सकते हैं, अपने कारोबारी जगहों पर आ जा सकते हैं, और सारे मामलात अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। चाहिए तो ये था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये खिताब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बुनियादी तौर पे जो उलमा के हुकूमत की तरफ से पहले उलमा गए कोट लखपत, और वहाँ पे जो साद रिजवी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। 2 सेशन हुकूमत ये बताती है, जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी, वज़ीर इत्तलात ने, कि 2 सेशन मुज़ाकरात के हो चुके हैं, तीसरा रात 10 बजे होना है, और तमाम तर कोशिश उलमा की ये है। अब जो अगली पहले में सूबाई इनकी हुकूमत के लोग उसमें शामिल थे, राजा बिशारत, और राजा बिशारत के साथ साथ जो 2 लोग सूबाई हुकूमत के शामिल थे, गवर्नर पंजाब और राजा बिशारत सूबाई वज़ीर कानून। अब रात को जो मुज़ाकरात होंगे उसमें फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और शायद शेख रशीद भी मुज़ाकरात में शामिल हों। तो देखें, इन मुज़ाकरात से पहले प्राइम मिनिस्टर का आके ये स्टेटमेंट देना और ये बड़ा क्लियर कर देना कि जी फ्रांस के सफीर को जो मायदा इन्होंने किया हुआ है, दूसरे लफ्जों में निकालने के हवाले से कोई कार्रवाई होगी या उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको रद्द कर देना सिरे से। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो प्रोसेस था ऑन गोइंग मुज़ाकरात का, उसको सबूताज करने के मुतारिफ है, के जो है वो बराबर है। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मिस हैंडल किया आपने, इंतहाई मिस हैंडल किया, भांत भांत की बोलियां बोली गई हुकूमती उज़रा की तरफ से। और देखें, फिर जब आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आप जलती के ऊपर पानी डालने वाला काम कर रहे हैं, तो भले आपने कलदम करार दे दिया लब्बैक को, लेकिन उनके जो लोग मरे हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उन आपने मजमूई तौर पर पूरी फिक्र बता देते कि इस सारे में इतने लोग मर गए हैं जिसका हमें बड़ा अफसोस है। आपने पुलिस वालों को का तो कहा, दूसरी तरफ भी लोग ही मरे हैं ना, पाकिस्तान के लोग मरे हैं, तो पाकिस्तान से दुश्मन है। ठीक है, आपने कलदम करार दे दिया, एक हुकूमती फैसला है जिसने आगे कोर्ट में जाना है, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जस्टिफाई होना है। एक सियासी फैसला है आपका, सियासी हुकूमतें बहुत सारे फैसले करती हैं, इसके ऊपर कौम का कोई कंसेंसस तो नहीं है। आपका एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उसके अगले प्रोसेस भी हैं। तो देखिए, उनको जलती के ऊपर पानी। अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं कि जी इंडियंस ने ये कर दिया, भाई उनके किसानों का हुआ,
तो हमने भी जो कर सकते थे किया। अब उनको हमने मौका दिया। देखे ना रिजवान साहब, जी आप जी इनकी स्टेटमेंट्स नोट करें। आज तो खैर मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि स्टेटमेंट्स ना दें। वजीर दाखिला ने कहा जी कि हमने 6 अप्रैल को फैसला कर लिया था कि इस दफा इनको निकलने नहीं देना। गो के ये जो इकदाम सामने आए हैं ये 6 अप्रैल को तय हो गए थे। पहले आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, फिर अब ये कहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो अचानक करना पड़ गया क्योंकि उन्होंने जो है वो लोग उठा लिए हुए थे। तो भाई ये सारे जो मामलात हैं, देखें तशद्दुद दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। तहरीक के लोगों को भी तशद्दुद से बाज रहना चाहिए। लीडरशिप गिरफ्तार हुई उसके ऊपर वैसे वो अपना प्रोटेस्ट अगर करते तो वो ज्यादा इस तरह की जो मेरा ख्याल प्रोटेस्ट होता है ठीक है जो कि सामने आया, ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इवन सही दैन के प्राइम मिनिस्टर को या तो ये जो कौम से खिताब था करना नहीं चाहिए था, या फिर ये इतना जो है कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए था कि ये जलती के ऊपर पानी फेंकता। आपने मजाक बना दिया। अब इनको कौन बताए भाई, जितनी तवज्जो आपने ट्विटर पे दी है उतनी आप मामलात को सुधारने पे और इंतजामी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर दे लेते तो शायद यहाँ तक हालात जाते ही ना। अब रह गई बिल्कुल बात ठीक कि है जी भारत ने इसको प्रोपोगेट किया है या उनके सोशल मीडिया ने प्रोपोगेट किया है, इससे रिजवान रजी साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगले 24 घंटे में इशू किल कर दें तो सारे की बोल उनकी जो है वो ट्विटर भी खामोश हो जाएगा और उनको बकने के लिए कुछ नहीं मिलेगा हमारे खिलाफ। बड़ी सही सिंपल सी बात है। तो बेसिकली जो इशू है उसको हैंडल करें। जितना मिस हैंडल करेंगे उतना ज्यादा ही नुकसान करेंगे, उतना ज्यादा ही दुश्मन जो है खुश होगा, प्रोपोगंडा करेगा। अभी भी गलत कर रहे हैं। देखें निजी महफिलों में या गुफ्तगू के अंदर इनके लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीब को चूंकि हमने बेरोजगार किया था, वुज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, आम जो MPs MNAs हैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह अगर आप मजाक उड़ाएंगे, मुझे एक बात बताएं रिजवान रईस साहब, 1 मिनट सिर्फ आपका लूंगा, आधा मिनट, कि मुल्क के अंदर एक ऐसा टोला बरसरे इक़्तिदार है जो दुनिया जहान के मामलात के ऊपर जो साफियों को जब मर्जी गालियां बकना शुरू कर दे, जो जब मर्जी उलमा के ऊपर जो कुछ मर्जी कहना शुरू कर दे। अपोजिशन के ऊपर तो चलो उनका राइट है, वो जो कह रहे हैं या कहते आए हैं। आज भी उन्होंने डाला नून लीग और फजलुर रहमान के ऊपर, और नून लीग ने तो देखिए उनके कुछ 4-6 एंग्री लोग शामिल हो गए होंगे प्रोटेस्ट के अंदर, उनको तो तौफीक नहीं हुई कि एक स्टेटमेंट दे देते उनकी लीडरशिप को, बल्कि वो मरियम पे जो ट्वीट है वो तो उल्टा एंजॉय कर रहे थे। और ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है, उनका ख्याल था कि ये बनाए हमारे लिए गए थे, गले इनके पड़ गए हैं। तो देखें आप थोड़ा सा, मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी हमायत का ऐलान, उन्होंने ये नहीं कहा, अपॉर्चुनिटी अगर इस्तेमाल करते तो वो कहते कि मैं निकल रहा हूं जी, उन्होंने कहा जी कि ये अगर निकलेंगे तो मैं इनके साथ हूं। तो एक मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडरशिप ने पहली दफा पाकिस्तान की थोड़ा सा सेंटीमेंट से खेलने की बजाय टाइम दिया है रिएक्शन देने में। और इस पे आप तनकीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इसको पेश किया, इस तरह ठीक है पेश करने से नुकसान होता है, फायदा नहीं। नुकसान होता है। और ये बातें मियां हैं हबीब मजाक साहब, उड़ाना, क्यों हाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मजाक आपके वजीर क्यों उड़ा रहे हैं? तो इनको पटा ठीक डालें सबको। ठीक 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 मियां साहब, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर फरमाया कि वो मगरब को उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। यकीनन वो ठीक कहते होंगे, लेकिन अगर मगरब को वो समझते हैं तो वो मगरब को, इसका मतलब है कि वो उन्हें समझा सकते हैं अपनी बात। मगरब उनको समझता है, वो मगरब को समझते हैं, तो अपने लोगों को अपनी बात क्यों नहीं समझा पाए और ये सारा फसाद पड़ गया। तो अपने लोगों को भी समझा लेते वो, और ये मसला यहाँ क्योंकि तक वो ना अपने पहुंचता। लोगों को भी सही तरह समझ नहीं पा रहे, तो इस वजह से शायद वो अपने लोगों को उस तरह से समझा नहीं पाए। उन्होंने टू दी पॉइंट बात की कि मगरब को, क्योंकि मसला जो है वो मगरब की तरफ है, लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी थी, ये बड़ी वाकई मैं भट्टी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि कम्प्रीहेंसिव तकरीर होनी चाहिए थी। इसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं, और ख़ास करके उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट जो है वो उस पर तो देखें कि कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं, वो सिर्फ उसी को टेकअप उन्होंने किया है जो फ्रांस के साथ मामला है। बाकी जो मुल्क के अंदर आग लगी हुई थी, जो मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा हो चुका था, उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। एक तो उनको चाहिए था कि उस पे तफसीली गुफ्तगू करते,
और दूसरा जो है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी, तकरीर के साथ वो लोगों को मुतमिन करते और साथ ही एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाता जो फैक्ट एंड फाइंडर्स अपना रिपोर्ट मरतब करता और लोगों को के सामने हकायक रखे जाते। इस बार ये ऐसे हुआ है कि बराह रास्त हम कवरेज नहीं कर सके उस तरीके से जिस तरीके से वाक़यात की कवरेज होती है। तो हमें तो दोनों तरफ से जो है वो जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो क्लिप्स मिल रहे हैं, उन्हीं की बुनियाद पर जो है वो हम राय कायम कर रहे हैं। तो एक तो देखें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस वक्त माशरे में, तो वो कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। सब एक आप जर्नलिस्टों को भी दाद दें कि उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना क्लिप जो है वो उसको ऑन एयर नहीं जाने दिया और आगे शेयर नहीं किया। कौमी मीडिया ने देखें वाकई इसमें सोशल मीडिया पे तो सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन कौमी मीडिया ने ना इस वक्त बड़ा अहसन रोल प्ले किया है और उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मामला जो है ना वो जो कि लोगों में जाने चाहिए थे, देखें कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये सारा किरदार अदा करने का अगर सोशल मीडिया पर जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि बैरून मालक से जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत की जाती रही और जितने वहाँ से जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो है वो चीज़ें अपलोड की गई हैं सारी, वो इंतशार पैदा करने की एक आग लगाने वाली बात होती है। बहरहाल हमें उसका भी कोई मेकनिज़म बनाना चाहिए कि उसका ऐसी चीज़ें कि उसकी एक तो उसका हल ही होता है कि आप उन चीज़ों को कार्नर करने के लिए असल हक़ाइक़ जो हैं वो कौमी मीडिया के सामने रखें और उनको कहें कि वो इसको लोगों के सामने लेकर आए। और दूसरा जो है था कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो कौम के सामने असल हक़ाइक़ रखते और लोगों को बताते कि ये हुआ है, ये मामला था, इस तरह से मिस हैंडल हुआ है या जिस तरह से हमें करना चाहिए था नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि अगर इन्होंने साद रिजवी को गिरफ्तार करना ही था तो उससे पहले इनको उसका रद्द अमल जांचना चाहिए था और उसके लिए इकदाम करने चाहिए थे। लोगों को सड़कों पर आने ही नहीं देना चाहिए था। जब लोगों ने सड़कों पर कब्जे कर लिए, सड़कें बंद कर ली, उसके बाद वहाँ से उनको डिस्पर्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। कैप्चर कर लिया जी बिल्कुल। तो वो इन्होंने चलें फिर भी इन्होंने और उस वक्त तक मियां साहब मतलब डांग सोटे की बजाय फिर उनके साथ प्यार मोहब्बत से किया जा सकता, देखिए बेशुमार तरीके। लेकिन पाकिस्तान में जो कि शुरू से ही हम ताकत के जरिए हर काम करना चाहते हैं, तो ना ही हमारी पुलिस को उस किस्म की ट्रेनिंग है कि आपने किस तरीके से लोगों के साथ मुज़ाकरात करने हैं, किस तरीके से हैंडल करना है। उल्टा पहले 1-2 दिन मार खा ली और उसका बदला ले रहे हैं कि लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनके साथ जो हशर किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ जो उनकी वीडियोस जारी कर रहे हैं ये सारा कुछ जो है ना ये मैं समझता हूँ कि ये मामलात को सही तरफ ले जाने की बजाय ये मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अभी भी होश के नाखून ले और इसके हवाले से एक तो उलमा कराम को वज़ीर आज़म की सतह पर इत्मीनान में लेना चाहिए, वहाँ ईवान वज़ीर आज़म में बुलाना चाहिए और कोई हरज नहीं अगर वज़ीर आज़म खुद चले जाएं उलमा के पास तो इसमें भी कोई हरज नहीं और उनको इत्मीनान में लेकर फिर इसका एक मुश्तरका मुत्तफिका हल निकालना चाहिए। उलमा को साथ लेके चले, कहें जी ठीक है आप हमें गाइड करें और आए चलें, हम जिस तरह आप कहते हैं ओआईसी में जाना है या जिधर भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके जाना हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो है उलमा का तो भट्टी साहब मुमताज़ भट्टी साहब ने बताया कि उलमा का तो मजाक उड़ाया जा रहा है और मुफ्ती मुनीब साहब के ऊपर आवाज़ें कसे जा रहे हैं। हमने ये बड़े लोअर लेवल के जो बेनामी किस्म की आईडीज़ होती हैं वहाँ से ये ख्यालात सुने, लेकिन मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं उन्होंने मैं बताया कि नहीं ये मिनिस्टर लेवल से ये बात हो रही थी। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुमताज़ साहब जैसे उनसे रब्ता बहाल होता है हम दोबारा चलते हैं। अरसलान भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ मैं। भट्टी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं एक पॉइंट से डिफर करता हूँ। मियां हबीब साहब ने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मीडिया का रोल था। उन्होंने कहा मीडिया ने बड़ा अहसन किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर मीडिया अहसन किरदार अदा कर रहा तो ये नौबत यहाँ तक आती नहीं। नंबर 1, किस मीडिया के ऊपर वो मायदा जो है वो ज़ेर बहस आया? कोई एक प्रोग्राम हुआ कि गवर्नमेंट ने जो मायदा किया उसकी शराइत क्या और किन शराइत के? इवन के मायदे के बाद कई महीने गुजर गए, मीडिया ने इसको इशू को जो है वो ज़ेर बहस ही नहीं लाया। अगर ये पहले ही लोगों को आगाह कर देते कि गवर्नमेंट ने एक जो है वो मायदा किया है जो अमली तौर पे इतना आसान नहीं है पूरा करना, और फिर अगर जो उस वक्त हो रहा था जिस तरह से देखें रिजवान साहब, इसकी तहकीकात जुडिशियल कमीशन को करनी चाहिए कि गोली कहाँ से पहले चली और
किसने हुक्म दिया। ये वो बिल्कुल मामला ठीक, है, मीडिया अगर रिपोर्टिंग कर रहा हो तो ये इस हद तक मामला जाते ही नहीं है। ये जब बिल्कुल रोका सही, जाता है, जब बिल्कुल सही, ब्लाइंड लोग होते हैं तो उस वक्त अनारकी फैलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरसलान भट्टी साहब, ये राजा बिशारत साहब और गवर्नर पंजाब साहब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना शुरू हो गए। पहले वो सेनेट के इलेक्शन में, फिर अब मेरा मतलब है और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर, और अब यहाँ पे, और जो हैं वो इमरान खान साहब का भी से भी ऊपर से हिदायत लेना शुरू हो गए। अब गवर्नर पंजाब साहब आपके दोस्त हैं वज़ीर आज़म को क्या और बात कहनी चाहिए थी जो आपके ख्याल में नहीं कही गई? भाई साहब, पहली तो बात यह है जी कि बड़े मुदबाना मैं दोनों जो हमारे शुरका हैं उनसे मैं डिफ़र कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि आप देखिए कि एक कैफियत ये थी कि सोशल मीडिया पे आया जी कि 50 बंदे इधर हो गए, 3 बंदे उधर चले गए, 8 बंदे इधर चले गए। उन्होंने कम से कम आके एक फिगर तो दिया हमें। फिरदौस आशिक अवान साहबा को छोड़ दें, उनको नहीं उस वक्त पता होगा सिचुएशन का, चूँकि ये हाई लेवल पे, ये वफाक पे जब मामला तय हो रहे थे तो उस वक्त ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की लेवल पे ही होना था ये। उन्होंने कम से कम ये तो कहा कि हमारा इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। पहले तो सिर्फ बढ़ के आ रही थी, कभी इधर से आती थी दाएं से, कभी बाएं से। अभी कम से कम ये तो हुआ कि जी वज़ीर आज़म ने पूरा अपना विजन दे दिया जी कि हम इस पे काम कर सकते हैं, इस पे हमने नहीं करना। उन्होंने कुछ तो क्लैरिटी की है ना, कि क्लियर किया जी कि हम फ्रांस के सफ़ीर को अगर निकालते हैं तो हमारे यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात किस किस्म के हो सकते हैं। रही साहब, वहाँ पे ये वो क्या कहते हैं, आज़ादी इज़हार राय के अंदर ये सारा कुछ वो डाल देते हैं। हमने कब काम किया मुझे बताइए, मुझे वज़ीर आज़म के उससे नहीं है, मुझे किसी से भी नहीं है कि क्या हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ इस पर बात करना कि जनाब बात ये है कि आपने कब मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन की। आप अपोजिशन को गंदा कर रहे हैं, अपोजिशन आपको गंदा कर रही है। आपने कब आज़ादी इज़हार राय के ऊपर अपने मुसलमान मुल्कों को ख़त्म किया या उनसे रब्ता किया? जी भट्टी साहब, आप आज के दौर की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर बैन को आज़ादी इज़हार राय के हवाले से एक बहुत बड़ा कभी जुर्म समझा जाता है, और हमने एक दिन पहले ही 4 घंटे की वो जो है वो डाउन किया अपना सोशल मीडिया पे। पूरी दुनिया में उसकी हेडलाइन बनी है, और हम आज़ादी राय के ऊपर बात करें तो कोई हमारी बात कहाँ सुनेगा यार। ठीक बात आपकी, आपका ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। मामला ये है कि हमारे 48 ममालिक हैं इस्लाम के, इस्लामी ममालिक जिनको हम कहते हैं जी कि मुसलमान मुल्क हैं। वो माने ना माने वो बात की बात है। उनमें से 3-4 ऐसे हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं, वो सेकुलर ज़्यादा हैं, चाहे 3-4 ममालिक। लेकिन उसमें यह है कि आपने कब OIC को मूव किया, आपने अपने पार्लियामेंट में कब ये किया। रही साहब, आज तक मुआहदा तो आपने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब मैं समझता हूँ बहैसियत सहाफ़ी कि उन्होंने जो खिताब किया है वो बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत के हिसाब। जी उनके हिसाब से आप डिफ़र कर सकते हैं, मैं डिफ़र कर सकता हूँ, अबीब साहब कर सकते हैं, मुमताज़ भट्टी साहब कर सकते हैं, और बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग उससे डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन उनके हिसाब से, उनकी हुकूमत के विजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। थोड़ा ताख़ीर ज़रूर हुई इसमें, मैं ये कहूँगा। ये पहले दिन आ जाते कि जी ये एग्रीमेंट है, अपने एग्रीमेंट सारों को दिखा देते कि जी ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया था, इनसे हमने बातचीत की है। आज जो ये बता रहे हैं कि जी हमने 3 माह से उनको एंगेज किया हुआ है और 3 दिन पहले आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने 3 माह के अंदर जो कार्रवाई थी, अब पार्लियामेंट आपके पास है, मौजूद है। आपके घर से हार्डली 15 मिनट के हेलीकॉप्टर का है जो 70 रुपये घंटा, 70 रुपये घंटा है जी, 55 रुपये घंटा, सॉरी, वो चलता है। अब उस पर आ जाते, आपने क्यों नहीं किया? 55 रुपये, 55 रुपये आप वहाँ पे आके बोलते, वहाँ करते, सारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ थे, ऑपोजिशन नहीं जाती, मजीद गंदी हो जाती। ऑपोजिशन को बिल्कुल ब्लेम ना करें इसके ऊपर, लेकिन जो कुछ उन्होंने आज किया है, देखें रही साहब, कल को मैं ये कहता हूँ जी कि ये गुलबर्ग का अंडरपास ठीक नहीं बना या नहर वाला ठीक नहीं बना, मैं वहाँ पे 10 बंदे लेके बैठता हूँ, इसको गिराओ जी, ऐसे नहीं हुआ करता। रही साहब, आप प्रेशर बिल्कुल लें, आप प्रेशर ग्रुप्स मत पैदा करें मुल्क में, ये गलत बात होती है। आपको 20 बंदे, 1000 बंदा, 2000 बंदा जाके कहता है जी मुझे वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, मुझे गवर्नर पसंद नहीं है, मुझे वज़ीर आला की ये फ़लाँ पॉलिसी से इख्तिलाफ है, उसको हटा दें। रही साहब, ऐसे नहीं हटा करते। यहाँ 150 की वो उनकी फ़ौज है पूरी हमारी MNAs की, वो नहीं हटा सके। आपके सामने FATF का जो बिल था उसमें क्या हुआ, आपके सामने यहाँ यहीं पे बैठ के हम काउंटिंग देखते रहे हैं, कितनी काउंटिंग हुई है। रही बात कि जी वज़ीर आज़म साहब का खिताब, रही साहब, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो विजन था वो बिल्कुल क्लियर किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। भी तो क्लियर कर। दूसरी बात आ गई, आपने गवर्नर साहब की बात की, सॉरी, गवर्नर साहब का ये मामला है जी कि गवर्नर साहब से सुबह सहरी से पहले एक उन्होंने देर रात आखिर तक वो बैठे रहे,
उनके साथ कुछ उनके जोमा जो थे कोट लखपत कलदम तंजीम के, वो बैठे रहे नहीं एक जगह कलदम पे। नहीं हुई भट्टी साहब अभी नहीं अभी हम सुप्रीम तो कोर्ट वही में कह रहे हैं। नहीं वो सुप्रीम जो कोर्ट भी में है रेफरेंस गया है उन्होंने सर। एग्जेक्टिव, चले मान लेते हैं उस और तंजीम के कोई कह लेते पता हैं, नहीं है ये रेफरेंस अभी 15 दिन में जाना है कोई और पता कोई नहीं, पता नहीं रेफरेंस बिल्कुल ठीक ना है। जाए, अब वो इसलिए बैठे, हमें हो कलदम सकता नहीं है। कहना उसको। अच्छा चले जी, हम तंजीम कह लेते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कोई सियासी पार्टी कलदम नहीं हो जाती। हम तंजीम कह लेते हैं जी, चले। उसमें उन्होंने गवर्नर साहब भी गए थे, राजा बिशारत साहब थे, फिर वो वहां से वापस आए, कुछ मुतालबात उन्होंने दिए, कुछ मुतालबात इन्होंने दिए, वो आपस में कोई डेडलॉक की एक सूरत हाल हुई। फिर सुना है दोबारा आपके दोस्त जो है बुजदार साहब को उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कोई बंदे का पुत्र कलो है नहीं इनको साहब, कुछ बताएगा ना वो कुछ। उस वक्त में शामिल नहीं थे। द रीजन इज के चूंकि उसमें दाखिला का मसला था और वो राजा बिशारत साहब मुसलसल, आज आपने देखा कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ तो शेख रशीद 2-3 मिनट के बाद ही फौरन निकल गए। हाँ जी। उस वक्त राजा बिशारत साहब और फौरी यहाँ से फोन कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, पॉलिसी स्टेटमेंट कोई और देगा। कोई और देगा। उस वक्त लाहौर से फोन गया राजा बिशारत साहब, चूंकि वो बात करके बाहर आए थे, गवर्नर साहब से भी राब्ते में किया, वजीर आला को भी उन्होंने दिया, काबीना के कुछ अरकान हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ उनका राब्ता हुआ। वहाँ पे बैठे ये 8 क्लब में, वहाँ पे उन्होंने सारी मुशावरत की। और अब जो रात 10 बजे के बाद जो आप कह रहे हैं कि जो शामिल होंगे, तीसरा दौर होगा। ठीक है। और होपफुली जो तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से, चूंकि 5 पॉइंट जो हैं वो उन्होंने दिए हैं तंजीम ने कि जी हमारे ये माने, हमारे इसमें बताएं हमें हमने क्या करना है। ठीक है, हुकूमत वो लेके गई है ऊपर, आप देखें उसमें क्या होता है। इसको हम यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा लेते हैं जी, और यही मौजू जो है ब्रेक के बाद ही भी हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिताब के ऊपर, और ख़िताब के अलावा जो सूरत हाल रही आज मुल्क भर के अंदर शटर डाउन रहा, जो है हमने प्रोग्राम के इंट्रो में भी आपसे अर्ज़ कर दिया था। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिस वक्त हम ये आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका एक और सेशन जो है, तीसरा सेशन, वो कोट लखपत जेल में साद रिजवी साहब से जारी है। मुझे याद पड़ता है भट्टी साहब, अगर आप मेरे साथ हों, कि एक दफ़ा हमने मुजीबुर रहमान को भी पकड़ के बंद किया था और फिर छोड़ना भी पड़ा था, लेकिन साथ में जो कीमत गई वो आधा पाकिस्तान गया। ये हम क्या पकड़ लेते हैं, और ये क्यों हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलते कि एक जो लीडर होता है उसको मॉब से अलग करके हम पकड़ लेते हैं, और फिर वो आप मतलब कि पता है फिर मशरकी पाकिस्तान में कितने लोग शहीद करवाना पड़ गए थे। तो साद रिजवी साहब को जेल में बंद किया हुआ है। क्या ये हमने तारीख से ना सबक सीखने की कसम खाई हुई है हमने? देखिए बेसिकली रिजवान रज़ी साहब, ये पूरा जो मैनेजमेंट प्लान था, इस इशू को हैंडलिंग प्लान था, ये पहले दिन ही फ्लॉप हो गया। पहली बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि गिरफ्तारी की इस तरह से एंगेजमेंट की जरूरत होती है। एंगेजमेंट मजीद एंगेजमेंट। अब आपने उलमा को भेजा है। देखिए ना, जब आप रिजवान साहब, असल मसला कहाँ पे है कि जब आपने इज्जत ही नहीं करनी किसी की, ना आपने ना छोड़ा मोअज़्ज़ज़ किसी आलम को, ना आपने मोअज़्ज़ज़ छोड़ा किसी खतीब को, ना आपने मोअज़्ज़ज़ छोड़ा। आपका मोअज़्ज़ज़ तरीन जो आलम था वो तो आपका वो मौलवी कवि था, क्या नाम है उसका, वो जो निकाह इश्का करवाता था। तो देखें, आपने तो इसके पहले कुछ नहीं छोड़ा ना। अब अच्छा, इतनी कि आपने लोगों को बुरा भला कहा, फजलुर रहमान से लेकर मुनीबुर रहमान तक, कि अब कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप मिन्नतें कर लें, अगर इनके बिहाफ पे कोई बंदा अभी भी वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको डाला है, ये अहमद रजा वगैरह को, ये आपको अगर पता चल जाएगा कि ये इस हुकूमत के कहने पे चले जाएं, ये लोग सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखे, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। अब इस क्रेडिबिलिटी के साथ जब ये जो प्रोसेस आज हो रहा है, ये पहले होना चाहिए था, और ये आपको महीना पहले शुरू कर देना चाहिए था, जब आपको मालूम था कि मायदे की पासदारी या उस तरह से अमल दरामद जिस तरह के से कि लबैक के लोग चाहते थे। हम भट्टी साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं, उसके ऊपर होना चाहिए था। कनेक्टिविटी का मसला है। मियाँ साहब जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुज़ाकरात का ये दौर भी ख़त्म हो गया, बड़ा मुख्तसर रहा। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक साद रिजवी साहब जो हैं उन्होंने
अपने मुतालबात से 1 मिलीमीटर भी उधर उधर हिलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी हमारे मुतालबात वही हैं। अब तक की जो सारा ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जब वफाक जो है वो भी इन्वॉल्व हुआ है और उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ज़राए के मुताबिक साद रज़वी साहब अपने जो है उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हिल पा रहे। उलमा कराम को इन्वॉल्व किया गया है। अल्लामा हामिद रज़ा, हाँ अल्लामा हामिद रज़ा जो हैं वो गए हैं, हामिद रज़ा और अबुल खैर और ये इस तरह के जो अहबाब हैं वो सारे। एक तरफ तो हम उनके बारे में वो जो अली ज़ैदी साहब की ऑडियो आई है, हम उनको गालियाँ बक रहे हैं उनके बारे में, इस तरह का हुकूमती वज़रा, हमसे मुराद हुकूमती वज़रा जो हैं वो उनके बारे में गैर ज़िम्मेदाराना गैर मोहतात गुफ्तगू करते पाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम उनसे सुलह की, अमन की जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये दोनों पॉलिसियाँ तो नहीं चल सकती मियाँ साहब। रज़ी साहब देखें, आखिरकार हमें जो है ना वो बातचीत का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा और की बात मान के कुछ देखें। ये होता है आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी तहरीक लब्बैक और हुकूमत जो है वो इस मामले पर दोनों का मौक़िफ़ एक है, लेकिन वो तरीक़ाकार उनका मुख्तलिफ है। हम अपना तरीक़ाकार उन्होंने वाज़ा किया कि मैं इस तरह चाहता था कि इस तरीके से जो है इसको हैंडल किया जाए, चूँकि मैं मगरब को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। और वो अगर आप अपने मुल्क में इस तरह इंतशार पैदा कर लेंगे, गिराव जलाव कर लेंगे, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, ये बात बैठ के समझाई जा सकती थी और ये सारा कुछ करने से पहले के इक़दामात थे कि आप उनको बिठाते और उनको ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि वो उन्होंने कोई डेडलॉक पैदा कर लिया था। उनको बिठाया जाता और उनको कन्विंस किया जाता कि भाई ये मामलात इस तरह से हैं, इस तरीके से हल नहीं, दलाइल के साथ बात की जाती। अभी भी जो है उनके साथ गुफ्तगू जो है वो दलाइल के साथ करनी चाहिए और उनके ग्रीवियंस हैं वो उनको दूर करना चाहिए। जिस तरह अभी तो देखें ज़ख्म है ताज़ा, अब मरहम लगाने की ज़रूरत है। अब कोई आपको एक जगह पर आके रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहाँ से तो आपको रास्ता खोलना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो है वो उनके जो बेगुनाह लोग हैं उनको रहा करना चाहिए आप, ताकि एक अच्छा जेस्चर जाए कि हुकूमत जो है वो किसी किस्म की उस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती, तो उनको। और फिर दूसरा, जिनका जितना कसूर है सिर्फ उनके खिलाफ उतनी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और ताकि एक आपका रास्ता खुल सके। फिर उसके बाद उनके जो लोकल लेवल के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाने चाहिए। और ये जो एक बड़ा इशू है इस पर ये सब बाकी तो पूरे पैकेज का हिस्सा होगा ना, मतलब जो पूरा एक मुआहदा करार यही पाएगा। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि बाकी मजहबी जमातों को भी देखें कि ये कोई अकेला मसला जो है वो सिर्फ, बल्कि ये तो तमाम मुसलमानों का मसला है। और ये अकेला जो है वो तहरीक लब्बैक वाले इसके ओनर नहीं है, बाकी सारी मजहबी जमातों को भी बिठा लेना चाहिए और उनसे एक मेरा ख्याल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवा लेनी चाहिए और उसमें एक मुतफ़िका लाहे अमल तय कर लेना चाहिए कि अच्छा इसको हम किस तरीके से जो है वो हैंडल हमें करना चाहिए, हमें इससे किस तरह निपटना चाहिए। वो फिर जो है वो देखें, ये लोकल लेवल का मसला तो है नहीं, तो ये ना ही जो देखें हम भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ सफ़ीर निकाल देने से ये मसला हल नहीं होगा, इस पर कुछ और किस्म के इक़दाम भी करने चाहिए। देखें कि हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि हज़रत कायद-ए-आज़म चाहते थे वो भी सड़कों पर गिराव जलाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया और उसके ज़रिए से ही जो है हमेशा सीधी उंगली से ही घी जो निकलता है ना वो ही ठीक होता है, वो टेढ़ी उंगली से घी निकालने से मामला ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब आप इस बात को भी तो भूल सकते हैं कि उन्होंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस भी लड़ा हुआ है कायदे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मतलब कि ये लोग ये चीज़ इंस्पायर करती है ना जी यूथ को, और ये मामला एक नाजुक मामला बन जाता है। ये देखिए नाजुक मसला है ना, लेकिन अगर तो मामला हो हमारे यहाँ किसी बंदे ने कोई ऐसी गुस्ताखी की हो या पाकिस्तान के अंदर से कोई मामला हो तो उसको उसको हैंडल करना और तरह उसमें अगर हुकूमत देखे ना पसोपेश से काम ले तो वो हम कहेंगे कि नहीं ये इसमें जो है हुकूमत की नाअहली और हुकूमत जानबूझ के ऐसा नहीं। जब हुकूमत भी कहती है कि हम भी इस पर एक ही पेज पर हैं और आप भी एक पेज पर हैं, तरीक़ाकार पर हमें जो है इख्तलाफ है, आए उस पर बैठकर बात करें, तो मेरा ख्याल उस पर बात होनी चाहिए। हाँ जी, और वज़ीर-ए-आज़म ने शायद ये बात कही भी है कि और उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम जो है वो डॉक्टर अरसलान साहब की सरबराही में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी काम कर रही है, 420 लाख सालाना उनका
नहीं, सालाना सर, सालाना उनका बजट है। वो भट्टी साहब आप जो है ना, वो मेरा मतलब है कि 420 लाख तो सिंबॉलिक है ना, और भी बड़े बड़े फंड्स डाइवर्स हैं। और वो जो हैं डॉक्टर सलान साहब, पता नहीं वो सोशल मीडिया के डॉक्टर हैं या क्या हैं, वो बड़ी इस पे कौम की रहनुमाई करते रहते हैं, अगरचे उनकी सुनता कोई नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब बड़े तजर्बाकार हैं और बड़े पढ़े लिखे PhD डॉक्टर हैं, वो माहिर हैं। रजी साहब आप अंडर एस्टिमेट ना करें। किसके माहिर हैं? वो देखे फल्कियात और अर्कियात, रूहानियात और माशियात। ठीक है। अपना अरसलान भट्टी साहब, ये जो अभी हमारा मुमताज़ भट्टी साहब की बात तो दूर ही रह गई, उनसे राब्ता होता है। ये जो मुज़ाकरात हैं जारी हैं, जो कि इसके तरावी के बाद शुरू हुए हैं, ज़ाहिर उलमा कराम की आजकल ये भी तो मसरूफियत चल रही है ना। कोई इस गलतफहमी में तो नहीं मारा गया कि मौलवी साहब रमज़ान में बड़े मसरूफ़ होते हैं और हम जो हैं इनको काबू कर लेंगे और इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा? कहीं हुकूमत में पॉलिसी साजी के लेवल पे ये गलतफहमी तो नहीं थी जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं? साहब उसमें ये था कि ये हुकूमत के सामने तो यही कुछ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें जो अभी वफ्द की जो मुलाकात वहाँ पे हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो निकलती आएंगी, कल तक निकलती रहेंगी। आज भी इसमें यह है कि उन्होंने जो चेयरमैन कुरान बोर्ड जो हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने उनसे ये कहा था कि जी आप ये जलाओ घिराव वाला मामला ख़त्म होना चाहिए। इसमें हम अपने मुल्क में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? आप गुफ्तो शनीद करें, टॉक टेबल पे आएँ, बात करें। उन्होंने साद रिजवी को कहा कि आप अपना एक ऑडियो पैगाम भी जारी करें। अब वो देखें, अगर वो मान जाएँ और वो कर लें तो वो हो जाएगा। लेकिन रईस साहब, मैंने जिस तरह पहले भी आपसे कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब था वो ताख़ीर ज़रूर हुई है उसके अंदर। उनको वो पहले दिन से ये कर लेना चाहिए, एंगेजमेंट करनी थी तो पहले दिन से रईस साहब कर लेते हैं कि महीना पहले कर लेते, 15 दिन पहले कर लेते, हफ्ता पहले कर लेते। एंड सर पर जब वो आया, वो पंजाबी की मिसाल है कि बूए आई जानते विनो कुड़ी दे कन, तो रईस साहब उसमें फिर मसाइल ही होते हैं कि कान फट जाते हैं। तो यही हुआ हमारे साथ अभी इस मसले पे। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा अपना मुल्क है, हम किस चीज़ की, हमने जो गाड़ियाँ जलाई हैं, जो 4 बंदे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है उनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी था। एक अली इमरान जो कांस्टेबल जो था, मैं उसके घर गया अभी, ये लखोडायर पे उसका घर था, उसके 3 बच्चे हैं रईस साहब, छोटे छोटे, उसकी बिल्कुल जवान बेवा है उनकी। लेकिन आप ये देखिए कि उनका ड्यूटी ख़त्म करके वो आए और उस उधर गए और उनके जिस्म पे कीलों के निशान थे रईस साहब, मैंने देखे हैं, डंडे, कीलों वाले डंडे। अगर ज्यादती हुकूमत की जानिब से हुई है तो ज्यादती दूसरी जानिब से भी तो हुई है। जी, बड़ी शदीद ज्यादती। लेकिन मसला ये है कि आपने मुल्क पे बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या मुसल्लत क्या करना चाहते हैं? आप, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपने ग्रीवियंस है। वैसे भट्टी साहब, आपको याद है जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो कुछ ऐसे अनासर भी क्लास में होते थे कि जो अदरवाइज सबसे ज्यादा नालायक, गैर हाजिर, नखेद होते थे, सिर्फ बाइकाट। लेकिन बाइकाट के वक्त ऐसा उनके अंदर जिन भर जाता था कि वो बस से बाहर सड़क पे जाके रोकने, आग लगाने और वो इशारे तोड़ने में एक्सपर्ट होते थे। रईस साहब, ये हर तरफ होता है। देखें, शेख रशीद साहब का भी यही ख्याल था जी कि वो हैंडल कर लेंगे। शेख रशीद साहब बाय द वे इस तरह के करैक्टर रहे हैं अपनी जी, एक्सपर्ट हैं वो, बस को बड़ी अच्छी जगह से आग लगाएंगे, पता होना चाहिए कि इस तरह के मौकों पे। लेकिन रईस साहब देखिए, मामला मिस हैंडल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मियां हबीब साहब भी ठीक कह रहे थे कि मामला मिस हैंडल हुआ है, ठीक। लेकिन बात यह है कि अगर अब एक चीज गलत हो गई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए था ना हमें। ठीक है, हम उसको उसको एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, उसके ऊपर हम चौथा गलत ना करें, हम चौथा कम से कम दुरुस्त कर लें तो हमारा उसमें कोई बुरी बात नहीं है रईस साहब। वो भी हमारे अपने ही लोग हैं ना, समझ जाएंगे। अब एक बड़ी गलती जो इन्होंने की कि अगर साद रिजवी को इन्होंने बंद ही करना था, उसको पकड़ना ही था किसी तरह भी, 4th कैटेगरी में डालना ही डालना था उसको, 4th शेड्यूल में, सॉरी। उसको जब वो घर जा रहे थे, उनको घर जाते वहां जाके 16 MPO पे उनको एक पर्चा देते। हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। मैं अपना मियाँ साहब को शरीक गुफ्तगू कर लूँ दोबारा। मियाँ साहब, खादम रिजवी साहब के बाद अगर ये मामला जो था इसे नेचुरली निपटने दिया जाता तो ये क़यादत चली जाती लबैक की अशरफ जलाली साहब के पास। और अशरफ जलाली साहब सिर्फ नाम के जलाली हैं, वो पिछली दफ़ा भी पिंडी में जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो लाहौर में उन्होंने मॉडरेट आदमी है, ठीक है, मॉडरेट आदमी है, उनसे बात भी की जा सकती है, उनसे बात मनवाई भी जा सकती है, मैच्योर आदमी है। हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि साद रिजवी साहब को बनाया गया लबैक का हेड, क्योंकि हुकूमत का ख्याल था
कि इनसे मामलात करने आसान होंगे, और वो अब साद रिजवी साहब भी नहीं हुकूमत की बात मान रहे। असल में रज़ी साहब बात यह है कि पाकिस्तान में ना जिसके पास ज़रा सा भी इख्तियार आ जाता है वो किसी तरह से भी आ जाए। रिजवी साहब के पास अब ना वो उनको एक मॉप मिल गया, एक उनको अपने वालिद की तरफ से विरासत में जो एक पूरी तहरीक मिल गई, तो वो भी ये समझते थे कि मैं पाकिस्तान में जो है वो मुझे कोई रोक टोकने वाला नहीं, मैं हर चीज़ मनवा सकता हूँ। तो वो जो नहीं, मुआहदा करके सरकार ने मान तो ली ना जी उनकी ताकत बात। जो होती है ना, ताकत वो, और खास तौर पे मॉब की ताकत जो होती हाँ, है ना जी, बिल्कुल, वो इतनी छोटी उम्र में बंदा गौर नहीं कर पाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ तो सिपाही मान नहीं होता, वो उसको ज़रा सा आप इख्तियार दे दें तो वो औकात से बाहर हो जाता है। तो असल में बात यह है कि हमें जो है ना हमें इत्तेदाल है, ना हमें उन सबको छोड़े, हम रिपोर्टर को जो कार्ड देते हैं वो बाहर निकल के खुदा बना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी उसका भी जहाँ दिल चाहता है वो अपनी मन मर्जी कर जाता है। तो ये असल में बहैसियत माशरा ना हम उखाड़ पुछाड़ का शिकार हो गए हैं, उखड़ गए हैं हम ना। बतौर रियासत भी मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना वो मैं माजरत के साथ मियां साहब की बात काटूंगा जी। करें। हमने हमारे देखें हमें मजबूर किया गया कि हम उखाड़ और पिछाड़ की तरफ जाएं। हमें दिखाया ये गया कि जी अब यही रास्ता है, हम कभी सही रास्ते पे नहीं गए। ये कह रहे ना उखाड़ पिछाड़ हो गया, माशरे का कोई कसूर नहीं है। जब ऊपर ही ऐसे लोग होंगे वो जो बढ़ के मारेंगे तो मियां साहब फिर मैं और आप कहाँ जाएंगे? हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि देखें मेरी बात सुनो, ये ना यकीन करें कि मैं देखता हूँ ना, एनालिसिस करता हूँ, जब मैं साबका हुकूमतों का भी, इस हुकूमत के तमाम हुकूमतें डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत चलती हैं कि हमने कभी ये इस तरह के मौजूआत के ऊपर हर एक पे आप बताएं मुझे कौन सी हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने की, कौम की आबियारी करने की, लोगों को जो है शऊर देने में, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने में। ना हम कौम पर इत्मीनान करते हैं, ना हम कौम को जो है वो सीधी डगर पर ले जाना चाहते हैं। हम अपना रंगबाजी की सियासत करके, रंगबाजी की पॉलिसियां बना के, लोगों को दिखा के, बेवकूफ़ बना के हम कहते हैं चल वक्त गुजर जाए, आने वाले फिर देखेंगे। इस तरह आंखें बंद कर लेने से जो है मसाइल हल नहीं होते। हमें जो है इनका तमाम मसाइल का एक तो अदराक होना चाहिए, कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए और उनको इत्मीनान में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और फिर कहना चाहिए कि हाँ इस पर आप पैरा दें, कौम तो तैयार है हर किस्म की कुर्बानियां देने के लिए। लेकिन जब हम कौम के साथ ही उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर मामला हाथ से निकल जाते हैं। साहब अब बहुत कुर्बानियां हो गई हैं कौम से, अब कुछ रहनुमाओं भी कुर्बानियां देना शुरू करें। हमारी कुर्बानी बहुत ज़्यादा। वैसे भट्टी साहब, वो जो अली ज़ैदी साहब का क्लिप चल रहा है ऑडियो, वो तो मुकर गए हैं कि मेरा नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस बंदे का एक्चुअल आवाज़ है वो अमेरिका से कहीं से बरामद करके वो अब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम लेके आई कि जी यह बंदा इसकी आवाज़ है। आई मीन वैसे अगर आप, मेरा जो पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है एक दो पीटीआई के कारकुनान के साथ, इंथ्यूजियस्ट के साथ जी, छोटे लेवल के, ठीक है, वो तो वही बात कह रहे थे जो मुमताज़ भट्टी साहब ने कही है, और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के या मुनीबुर रहमान साहब के बारे में उनसे हमारा नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, फ़िक़ा का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके एहतराम जो है वो मुरव्वज है, मतलब कि उनका एहतराम वाजिब है, ठीक है। वो इस मुआशरे के पढ़े लिखे लोगों में हैं, उनके बारे में गलीज़ गुफ्तगू या हल्की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। हो सकता है कि किसी की नमाज उनके पीछे ना हो सकती हो, लेकिन उसका मतलब ये कहाँ हो गया कि उनको गालियाँ बकी जाए? भाई साहब देखिए, हमने अपने यूथ की, या हमने कब समझाया अपने नई नस्ल को या आने वाली नस्ल को, या हमें किसने समझाया कि जी आपने ये लाइंस हैं इस्लाम की, इसके अंदर चलें, ये लाइंस गलत हैं, इसके अंदर नहीं जाना। गाली का तो किसी मजहब से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो बुनियादी अखलाकियात की बात है यार। दूसरी आप उनका नाम बिगाड़ रहे हैं, उनके नाम के साथ गाली लगा रहे हैं। आपको ज़हन में ले आए 23 मार्च का जलसा लाहौर का, मीनार पाकिस्तान का, वो जिसमें हाजिरियां लगी थी, जिसमें हाजिरियां भी लगी थी, उसमें फिर सारा कुछ हुआ। उसके बाद से मुझे बता दिए कि देयर इज नो स्टॉपिंग, नो लुकिंग बैक, ये कोई रुकावट ही नहीं आई। सही। अब जब आप देखें, मुझे तकरीर अपनी जगह, मुझे उस पर बिल्कुल आज मैं उनके साथ हूँ तकरीर के ऊपर, लेकिन जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ुबान कौमी असम्बली में इस्तेमाल करते हैं रईस साहब, वो किसी सूरत भी प्राइम मिनिस्टर या स्टेट्समैन या रियासत के या हुकूमत के सरबराह के तौर पर नहीं हो सकती। वो तो जब हुकूमत का सरबराह इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे जो लोग होंगे रईस साहब वो तो ज़्यादा शेर होंगे। और जब आपको शाबाश मिलती हो रात को 10 बजे, रात को 12 बजे के जनाब बहुत अच्छा किया, कल और चुप के रखो, तो रईस साहब फिर ज़ुबान पर आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं?
माजी की हुकूमतों में सारा कुछ था, मुझे पता है कि जी जरदारी साहब को यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने कभी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, वो गालम गलूच की ज़ुबान इस्तेमाल करते ही नहीं हैं दोनों। अब आपने जो ये काम किया, ये सारा कुछ हो गया आपका, पूरा अपने पाकिस्तान एक किस्म का हाईलाइट हो गया पूरी दुनिया में। अब वो फ्रांस के सफ़ीर की यहाँ से मुल्क बदरी का हो गया जी कि उनको निकालें किसी भी तरह। उन्होंने कह दिया कि जी हमने उनको नहीं निकालना, प्लस हम यूरोपियन यूनियन से हमारी टेक्सटाइल का जो मसला है वो ख़त्म ख़राब हो जाएगा। रईस साहब सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने अपने मुल्क के अंदर क्या किसी बंदे ने, किसी जी शऊर आदमी ने आके एक टीवी पे ये बात की कि यार ये इस तरह हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। आम आदमी को निकलना चाहिए था कि वो रोकते, दोनों तरफ को रोकते, उनके हाथ भी रोकते, इनकी पुलिस की जो सोटियाँ थी उनको भी रोकते। तो रईस साहब ये मसला ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, वो कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, जो वहाँ पे जहाँ बाग हुए हैं लोग, मुझे नहीं पता कितने हैं, क्योंकि उसकी फिक्र ही कोई नहीं है, हम दे ही नहीं सकते, हमें नहीं पता वो कितने हैं ना। आपको कोई सही इतलात मिली है, हमें भी सोशल मीडिया पे वो देखेगी जी फलां में जत्था हो गया, फलां पे लड़ाई होगी, फलां बंदा मारा गया, फलां का वो भट्टी साहब, अगर हम उनके क्लेम ले लेना जितने वो क्लेम कर रहे हैं, तो इस वक्त लाहौर के अंदर 2,500-3 हज़ार बंदा जो है वो शहीद किया जा चुका है पुलिस के हाथों, ठीक है ना। वो तो क्लेम इतना है, इसका मतलब है कि दुरुस्त वो भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 2 लोगों की डेड बॉडी दिखा रहे हैं। आपको देखिए, हमें देखिए मीडिया का जो ने 4 कह दिए जी, वो उन्होंने पुलिस वालों का कहा, 80 लोग जख्मी किए। रईस साहब वो जख्मी जो है ना, वो तो मैं नहीं उनको कुछ भी कहता, उनके किसी के यहाँ सुराख है, किसी के यहाँ पीछे सुराख है, किसी के सामने सुराख है, वो कील थे ना, सुराख तो होने ही थे। रईस साहब इन्होंने भी कम नहीं किया, उन्होंने भी कम नहीं किया, ये रिटेलिएशन में हुआ। तो कोई जी शऊर आदमी, मुफ्ती साहब अगर परसों उन्होंने कहा जी कि हम हड़ताल कर रहे हैं या शटर डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, मुफ्ती साहब 2 दिन पहले आते, उसी तरह बाकी लोग भी आ जाते। अब भी तो हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा साहब को और सरवत कादरी साहब को और दीगर अब्दुल खैर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। वो दे दो है ना, तो यही काम है, 4 दिन पहले कर लेते यार। उनकी जुबान में भी तासीर है और मौसर भी है, मिठास भी है और मिठास भी है, और अगर देखा जाए तो मौजूदा क़यादत में वो सीनियर भी हैं और उनका एहतराम भी मौजूद है। जो कल का सूरज तलू हो मेरे मुल्क के ऊपर, वो बेहतरी लेके आए, बरकतें लेके आए। बरकतों का महीना है, बरकतों की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।